आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ कोमपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ दिया आशीर्वाद। तेलंगाना बीजेपी के सदर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने लगाया बड़ा इल्ज़ाम, कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मंडला रहा है खतरा। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी को अवाम दुश्मन करार देते हुए इन दोनों जमातों पर शदीद तनकीद की। कहा अवाम रहे चौकस क्योंकि तेलंगाना के दुश्मन हो रहे मुत्तहिद। तेलंगाना के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कोहर और सर्द हवाओं की वजह से शहरी परेशान। सर्दी की लहर में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना के तमाम असम्बली हलकों में आज दूसरे दिन भी पर्चा नामजदगी की गई दाखिल। अहम शख्सियात में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हलके से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ कोमपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर मिनिस्टर का रवायती अंदाज में पुजारियों ने इस्तकबाल किया। केसीआर ने 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले यहाँ खुसूसी पूजा की। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया। केसीआर ने मंदिर के अहाते में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव और दीगर लीडर भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट खतरे में है। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट लक्ष्मण, अरकान असम्बली ई राजेंद्र और रघुनंदन राव के साथ मेडीगड्डा बैराज का मुआयना किया। वो बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडीगड्डा पहुंचे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल मशकूक हो गया है। ये एक कौमी असासा है जिसे अवामी टैक्सों से बनाया गया है। रियासत के अवाम इस हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मनसूबों और पॉलिसी पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना में बहुत टीआरएस सरकार केसीआर लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट अभी सिंकिंग हो रहे। वो प्रोजेक्ट का भविष्य आज क्वेश्चन मार्क हो गया। पूरा उसके भ्रष्टाचार के कारण केसीआर इंजीनियर्स को बाज हटाकर खुद डिजाइन करते हुए जो
तेलंगाना में प्रोजेक्ट बनाया। आज वो प्रोजेक्ट आज एक बिन का पानी नहीं है, पूरा पैसे मरी बर्बाद हो गया। इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। आज जो रिपोर्ट आया गलत डिजाइन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, मेंटेनेंस नहीं रहने के कारण 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट का भविष्य आज क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई भी उनको दम है तो सीबीआई ने तो जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए, मैं यही डिमांड कर रहा हूं। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी को अवाम दुश्मन करार देते हुए इन दोनों जमातों पर शदीद तनकीद की। संगारेड्डी में आज पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए राव ने कहा कि अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तेलंगाना के दुश्मन मुत्तहिद हो रहे हैं और रियासत की तरक्की को मसदूद करने के लिए साजिशें की जा रही है। राव ने कहा कि खरगे के जलसे आम में बराए नाम अवाम शरीक थे, मगर आज हमारे इस इजलास में सरों का समुंदर नज़र आ रहा है। अवाम असल ताकत और इस ताकत की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हमारे इत्तेहाद और ताकत कांग्रेस उम्मीदवार जग्गा रेड्डी को हवा में उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी की तरक्की के लिए बीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है। संगारेड्डी में भी गुलाबी परचम लहराने की ज़रूरत है। हालिया अरसे के दौरान चंद सर्विसेज सामने आई जिसमें बीआरएस की मुसलसल तीसरी बार कामयाबी की पेश कयासी की गई। केसीआर हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बार जग्गा रेड्डी ने शराब और रकूमात तकसीम करते हुए इंतखाब जीता था। हर गली में एटीएम लगाने का वादा किया गया था, मकानात देने के वादे किए गए थे। क्या जग्गा रेड्डी ने अपने वादे पूरे किए? क्या आवाम के पास मकानात और एटीएम कार्ड आए हैं? गुज़िश्ता 5 सालों में क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि वो जग्गा रेड्डी आवाम के किसी काम नहीं आए हैं। अब आवाम इनकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 570 करोड़ की लागत से संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया, नर्सिंग कॉलेज मंजूर किया। संगारेड्डी और सदाशिवपेट में बेशुमार तरक्की के काम अंजाम दिए। जग्गा रेड्डी को तेलंगाना का गद्दार करार देते हुए हरीश राव ने कहा कि उस शख्स ने संगारेड्डी को कर्नाटक में मिलाने का मुतालबा किया था, अलहदा रियासत तेलंगाना की मुखालफत की थी। आज कांग्रेस बीजेपी मुखालिफिन तेलंगाना पवन कल्याण शर्मिला से हाथ मिलाकर सामने आ रहे हैं। सदर टीपीसीसी पर सख्त तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी जमानत पर रिहा एक मुलजिम है, मुखालिफ तेलंगाना शख्स है जिन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान जिद्दकारों पर बंदूक तान ली थी। वो चरलापल्ली जेल में कैदी नंबर 4170 और चंचलगुड़ा जेल में कैदी नंबर 1779 के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा बदअनवान शख्स है जिसने पार्टी टिकट्स फ़रोख्त किए हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि ताकतवर लीडर की सीआर की मौजूदगी में रॉन्ग लीडर्स रेवंत रेड्डी और जी किशन रेड्डी की क्या ज़रूरत है। ఇలా తాగునీటికి ఇబ్బంది లేదు। సంగారెడ్డి పట్టణం కానీ సదాశివపేట పట్టణం కానీ ఎంత బాగా అభివృద్ధి చేసుకున్నామో కూడా మీకు తెలుసు। అటు ముస్లింలకు, క్రైస్తవులకు, హిందువుల శ్మశాన వాటికలు కానీ వాటి అభివృద్ధి కోసం కానీ ఎన్ని నిధులు ఇచ్చినామో కూడా మీ అందరికీ తెలుసు। అయితే ఈరోజు మనం ఆలోచించాలి। ఇవాళ జగ్గారెడ్డి గారు ఒక తెలంగాణ ద్రోహి। ఆనాడు ఏమన్నాడు? ఈ సంగారెడ్డిని తీసుకుపోయి కర్ణాటకలో కలపమని అన్నడా లేదా? మరి తెలంగాణ వద్దని అన్నడా లేదా? మరి అటువంటి తెలంగాణ వ్యతిరేకుల చేతులు కలిపిన జగ్గారెడ్డి గారికి ఎవరన్నా ఓటేస్తారా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి। ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు। ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్తోనేమో బీజేపీ వాళ్ళు చేతులు కలిపినారు। ఇవాళ ఇందాకనే ఎవరో చెప్తున్నారు షర్మిలమ్మ కాంగ్రెస్లో కలుతుందట। అంటే వీళ్ళిద్దరు తెలంగాణ ద్రోహులు కాదా? ఆనాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నాడు? తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటిస్తే నేను భోజనం మానేసినా నాకు అన్నం తినబుద్ధి అయితలేదు అన్నాడు। తెలంగాణ రావడం ఇష్టం లేని భోజనం మానేసిన పవన్ కళ్యాణ్తోనేమో బీజేపీ వాళ్ళు చేతులు కలుపుతారు। ఇక తెలంగాణ ఏమంటే ఆనాటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సిగరెట్టా బీడీయా అన్నాడు। 100 కోట్ల మంది ఒప్పుకుంటే తెలంగాణ అన్నాడు। తెలంగాణ రావడం నేను బతికుండంగా కానే కాదన్న ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన ఆమె కుమార్తె వైఎస్ షర్మిల గారు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారట। లోపలికెళ్ళి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపోర్ట్ చేస్తారట। చంద్రబాబు గారేమో ఓట్లు జీలద్దని ఇవాళ తెలంగాణలో పోటీ చేయ అంటాడు। వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్కు మద్దతు అంటది। తెలంగాణ ఇస్తే అన్నం తినబుద్ధి అయితే లేదన్న పవన్ కళ్యాణ్తోనేమో బీజేపీ వాళ్ళు చేతులు కలుపుతారు। అంటే ఇవాళ మనకి ఏమర్థమవుతుంది? తెలంగాణ ద్రోహులంతా ఒకటైతున్నారు। ఈ తెలంగాణను దెబ్బతీయడానికి, ఈ తెలంగాణను ఆగం చేయడానికి తెలంగాణ ద్రోహులు ఇవాళ
కాంగ్రెస్ ముసుగులో బీజేపీ ముసుగులో బయలుదేరినారు. ఇవాళ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది. तेलंगाना के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कहर और सर्द हवाओं की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के लहर में बतदरीज इजाफे के साथ ही बल्दी वर्कर्स और चहलकदमी करने वाले मंकी कैप के साथ बाहर निकल रहे हैं। सुबह और रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट हो रही है। सुबह 9 बजे भी सूरज नहीं निकल रहा है। सड़कों पर कहर छाई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाम 5 बजे के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदिलाबाद ज़िले में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा मेदक ज़िले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहरों और सड़कों पर कहर छाई हुई है, जिसके नतीजे में सामने से आने वाली गाड़ियाँ नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना के तमाम असम्बली हलकों में आज दूसरे दिन भी पर्चा नामजदगी का अमल जारी रहा। अहम शख्सियात में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने बांसवाड़ा हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार बी मनोहर रेड्डी ने वकाराबाद ज़िले के तांदूर से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आज़ाद उम्मीदवारों ने कई मकामात से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। करीमनगर में कल और आज भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पर्चा नामजदगियों के अदखाल के आगाज़ से पहले दिन 100 पर्चा नामजदगियाँ मुख्तलिफ हलकों में दाखिल की गई। इनमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों की अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवार की है। 119 रुकनी असम्बली इंतखाबात जारिया माह की 30 तारीख को होंगे। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के जिनारा मंडल मुस्तक़र में बीजेपी की तशरीह गाड़ी की टक्कर से एक ज़ईफ़ खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। इस खातून की शनाख्त इसी गांव की रहने वाली डी नसीमा के तौर पर की गई। जब हुजूम बीजेपी उम्मीदवार पटनचेरू हलके से ताल्लुक़ रखने वाले नंदेश्वर गौर का इंतज़ार कर रहा था, तो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को पीछे लिया, जिसके सबब खातून की गाड़ी से टक्कर हो गई। खातून को इलाज के लिए जेडी मेटला के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदारों ने मकामी पुलिस के साथ हैदराबाद भर में शराब खानों पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में जुमला 68 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। टास्क फोर्स के साथ इस मुश्तरका ऑपरेशन के तहत इन छापों के दौरान पता चला कि इन शराब खानों को चलाने में लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ मुतल्लिका हुक्काम की तरफ से फराहम करदा क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन और लेबल्स की भी जाँच की गई है। ऑपरेशन में शामिल अहदेदारों ने सारिफिन को मुहतात रहते हुए सिर्फ काबिल एतमाद ज़राए से ही शराब की खरीदारी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को यानी आज ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ केस को एक रुकनी बेंच से मुंतकिल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पी दिवाकर के हुक्म में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ज्ञान वापी मस्जिद के मामले को एक रुकनी बेंच से वापस ले लिया था। ये बेंच 2021 से इस मामले की समाअत कर रही थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस के.बी. पादरी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने ज्ञान वापी मस्जिद की मुतंज़िमीन कमेटी अंजुमनी इंतज़ामिया मस्जिद की तरफ से दायर करदा अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि वो वाई.एस. शर्मिला को नहीं जानते। आज शर्मिला ने ऐलान किया था कि वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही हैं। उनके इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि शर्मिला कौन है वो नहीं जानते, वो इंतखाबात में क्यों हिस्सा नहीं ले रही हैं, इसकी वजह भी उन्हें नहीं मालूम है। ओवैसी ने कहा कि शर्मिला सिर्फ राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं, वो अवामी कायद है या नहीं इसका फ़ैसला आवाम को करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS किसी जमात की तायद किए बगैर तनहा हुकूमत बनाएगी। रियासत के तमाम तबक़ात BRS की हुकूमत से मुतमईन हैं। तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी BRS के ज़रिए से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस बार मजलिस 9 असम्बली हलकों से मुकाबला कर रही है और राजेंद्र नगर के प्रकाश गौड़ जुबली हिल्स से गोपीनाथ को शिकस्त से दो चार कर दिया जाएगा। उन्होंने आवाम से 9 हलकों पर मजलिस उम्मीदवार की तायद करने की अपील करते हुए कहा कि सदर BJP किशन रेड्डी ने शिकस्त के खौफ से अंबर पेट से राह फरार अख्तियार कर ली है। राहुल गांधी को हैदराबाद हल्के पार्लियामेंट से मुकाबला करने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क और तेलंगाना में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कांग्रेस कायदीन के दरमियान झगड़े शुरू हो रहे हैं। BJP की जानिब से कामयाबी की सूरत में भी BC तबके को
चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान को मजाक करार देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बीसी कायद बंडी संजय को पार्टी क़यादत से हटा दिया गया, फिर ऐसी जमात के बयान पर किस तरह यकीन किया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना किरदार RSS और बीजेपी का रहा है, उतना ही किरदार कांग्रेस का भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सीनियर कांग्रेस कायद कमलनाथ के बयान को बगौर सुना, जिससे पता चला कि कांग्रेस RSS के लिए मां की तरह है। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत ही थी। अब यही कांग्रेस क़यादत सेकुलरिज्म के नाम पर झूठे वादे कर रही है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्व के नज़रियात के मुताबिक काम कर रही है। राहुल और मोदी एक ही हैं। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मोदी और राहुल को एक साथ रहना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस किसी भी शख्स को सज़ा नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी फरेब करार दिया। ऐसा है ना, मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात को। मैं भी बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, और मैं उनका 5% भी नहीं हूं। मगर मैं जाके अगर बोलूंगा सालार के नाम पे वोट दे दो, तो लोग बोलेंगे एक बार दे दिए, 2 बार दे दिया, बताओ तुम क्या है। और मेरे को बहुत तकलीफ भी होती है कि आज भी जब मैं जाता हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो एक 12 साल का बच्चा बोल दो सालार का बेटा आया देखो, तो वो छोड़ दीजिए, वो उन्होंने होंगे तो क्या करने का है। कोई तोप है क्या? अब भाई कोई नेहरू परिवार से क्या तोप है क्या? है, आप है, बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे। देखिए हीरो वर्शिप का जमाना खत्म हो चुका है, अब कोई वर्शिप नहीं करेगा, जनता देख रही है। अरे उनका वजूद ही नहीं है यहां पर मेरे दोस्त, वजूद ही नहीं है। वहां जाकर मिल लिए थे कांग्रेस से, फिर कुछ बना नहीं, बोले इलेक्शन लड़ेंगे, वजूद ही नहीं है उनका। क्या बोलना उनके बारे में, छोड़िए ना, क्या वक्त खराब कर रहे हैं। जरा खामोश हो जाइए भाई, जरा प्लीज, जिसको बात करना है बाहर चले आओ, जिसको मेरे हटाओ जी वहां से, जो जर्नलिस्ट है निकालो, बाहर जाओ, बोलो चलो बाहर जाओ। क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूं कि गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। जेनोसाइड नहीं, गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। 10,000 लोग कब तक मार दिया गया, जिसमें से 5,000 मासूम बच्चे हैं, 4,000 के करीब महिलाएं हैं, 10,000 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वहां पर। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से 20 हॉस्पिटल को इजराइल बर्बाद कर दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक तकनीकी गलती ही नहीं थी, बल्कि ये इंजीनियरिंग का शाहीकार नहीं है, जिसका दावा रियासती हुकूमत ने किया है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि BRS हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की अवामी रकूमात का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी की क़यादत में एक टीम कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ का इंकशाफ करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत ने लाखों नौजवानों को मुस्तक़बिल को बर्बाद कर दिया है, जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुलाजमतें हासिल करना चाहते थे। तहम पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक की वजह से वो सरकारी मुलाजमतों से महरूम रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईडी वज़ीर आला के दफ्तर के बशमूल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईडी दिल्ली के वज़ीर आला की भी जांच कर रही है, जो इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों में करोड़ों रुपए के घपले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत अयोध्या मामले का हल निकाल पाई है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी गजा में मरने वाले मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के बाद इरफान पठान ने भी गजा मुतासिरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया है। इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा, गजा में हर रोज़ 10 से
0 साल की उम्र के बच्चे मर रहे हैं, यानी जो पैदा हुए हैं उनकी उम्र 10 साल से भी कम है। छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा ज़रूर इस बेहुदा कत्ल को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हुए। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी टैग किया। आखिर में सुर्ख़ियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज कोमपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ दिया आशीर्वाद। तेलंगाना बीजेपी के सदर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने लगाया बड़ा इल्जाम, कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मंडला रहा है खतरा। रियासती वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी को अवाम दुश्मन करार देते हुए इन दोनों जमातों पर शदीद तनकीद की। कहा अवाम रहे चौकस क्योंकि तेलंगाना के दुश्मन हो रहे हैं मुत्तहिद। तेलंगाना के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कोहर और सर्द हवाओं की वजह से शहरी परेशान। सर्दी की लहर में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना के तमाम असम्बली हलकों में आज दूसरे दिन भी पर्चा नामजदगी की गई दाखिल। अहम शख्सियात में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हलके से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827